अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कि सफाई को निस्फ़ ईमान क्यों कहा गया बनाम सरकार। हमने अखबार पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन अखबार बड़ा ज़रूरी है, उसे पढ़ा करें। जो समझ बूझ रखते हैं उनको तो ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पे भी खबर ज़रूर देखा करें। इंटरनेट पे वक्त ज़ाया करने की बजाय खबरें ज़रूर थोड़ी सी चेक कर लिया करें कि चल क्या रहा है दुनिया में, आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। खबरों के लिए खबर मैंने पढ़ी, एक नज़र से गुजरी, उसमें लिखा हुआ था कि बीमारियों की बेसिक वजह सब स्टैंडर्ड फूड है, यानी कि गैर मेयारी अशिया खुर्दो नोश की जो खरीदो फरोख्त है हमारे मुल्क में हो रही है, जिस वजह से बीमारियां फैल रही हैं। अब वो बीमारियां जो फैल रही हैं वो आपके सामने है। आपको पता है कि अब ऐसी ऐसी बीमारी आ गई है कि आपको आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। कैंसर की जो कैंसर पेशेंट है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ऐसी ऐसी बीमारी निकल आई है कि जिसका इलाज करने के लिए जाए तो डॉक्टर परेशान हो जाता है कि ये हुआ क्या। उसकी वजह ये है कि हम खा क्या रहे हैं। हम वही होते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, हम वही होते हैं जो हम खाते हैं। ये इंग्लिश की एक सेइंग है और अंग्रेज़ी में इसका मतलब ये है कि आप जो खाएंगे आप वही बन जाएंगे, आपके अंदर वो आ जाएगा। अब अगर आप गंदी खाना खा रहे हैं, आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं, बच्चों ने पढ़ा करते थे, उसके मुताबिक है ही नहीं, तो फिर आपको नुकसान ही होगा और आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारी लगेगी। अब ये बीमारी कैसे लगेगी, ये क्या सारा माजरा होगा, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी बनी है, नई अथॉरिटी बनी है। इसका मकसद ही ये है कि वो आपको चेक करके बताए कि जो आप खाना खा रहे हैं, जो आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप इवन कॉस्मेटिक्स जो आप अपने चेहरे पे लगा रहे हैं या अपने जिस्म पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है। दुनिया में ऐसे होता है, जैसे FDA है जब जो अमेरिका में है, जो अप्रूव करती है किसी भी मेडिसिन को कि वो वहाँ से फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रग अथॉरिटी है वो वहाँ पर अमेरिका में अप्रूव करती है कि ये ड्रग इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती। दुनिया में बहुत जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं जिसमें जो आपके ऊपर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं या खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनको टेस्ट किया जाता है और आपको बताया जाता है कि यार ये चीज़ खा सकते हो, ये चीज़ जो सी है तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर है, ये चीज़ तुम्हारी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। तो अब यहाँ पर भी एक अथॉरिटी बना दी गई है पंजाब के अंदर और ये होम डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगी। इनके डायरेक्टर जनरल हैं, उनका जो इंटरव्यू में पढ़ रहा था उसके बाद मैं यहाँ हाजिर हुआ उनसे ये जानने के लिए कि जनाब हमें बताएं कि हम खा क्या रहे हैं और ये हमारे लिए कितना नुकसान है। और स्पेशली जिस बात ने ट्रिगर किया वो ये थी कि औरतों में ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ता जा रहा है और हमारे सोसाइटी में औरतों में ही नहीं सिर्फ दूसरे कैंसर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि हर तीसरा चौथा बंदा जब आप देखें उसकी फैमिली में या आपकी फैमिली में करीब कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसको कैंसर है। तो ऐसी लोगों को ऐसी बीमारी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आए डी साहब से पूछते हैं और इस अथॉरिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के दफ्तर में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं उनके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तलत नसीर पाशा साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी हमने देखा है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी भी हमारे पास है, ये पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ये क्या है? ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। उनका काम इन्फोर्समेंट है जी, ठीक है। सैंपल कलेक्शन, वो सैंपल कलेक्शन के बाद सैंपल हमारे पास आएंगे। जी, ठीक है। और सैंपल का जो एनालिसिस है वो एक न्यूट्रल प्लेस पे होना चाहिए। ठीक है। दुनिया में ये कहीं नहीं है कि आप सैंपल लें, खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही रिजल्ट दें। ठीक है, यानी कि अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फूड अथॉरिटी खुद से एनालिसिस नहीं करेगी, उनकी जो लैब्स हैं वो भी हमारे अंडर आ जाएंगी, वो आपके पास आ जाएंगे जब हम फुली फंक्शनल होंगे। बेसिक टेस्ट वो होंगे और जो एडवांस टेस्ट हो वो नहीं कर पा रहे थे उसके लिए ये फैसिलिटीज़ BSL लेवल 3 की हाईटेक लैब्स, 2 फूड की, 2 मेडिसिन्स की और 2 एग्रीकल्चर के पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र की बनने जा रही हैं। ये इसी बिल्डिंग में? मैंने देखा बिल्डिंग भी बिल्कुल नहीं है, ब्रांड न्यू बिल्डिंग है जी। अभी ये डिपार्टमेंट कब इसका इनिशिएट कैसे लिया गया? ये आपको याद होगा कि एक दफ़ा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मेडिसिन थी, स्टंट्स थे वो कुछ? नहीं, मेडिसिन थी। ये थोड़ी जी पहले की बात है, कोई 300 के प्लस लोगों की अमवात हो गई थी। जी हुई थी आइसोटैप जी, अनफॉर्चुनेटली हुई। हाँ, और वो फिर हमारे मुल्क में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो पता चल सके कि इसमें कौन सा केमिकल है जो यहाँ तक ले गया। जी, ठीक है। फिर हमने गवर्नमेंट ने बाहर भेजे WHO को और UK की लैब्स को, उधर पता चला कि उसमें एक एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन हुई मैन्युफैक्चरिंग से और वो हाई डोज में एक केमिकल चला गया जिसने डेथ काज की। ओहो। वो फैसिलिटी उस वक़्त फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, कंसल्टेंट हायर किया, उन्होंने कहा जी कि मतलब इतना बड़ा कंट्री है
और इसके लिए आपका इन हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ एडवांस टेस्टिंग हो। ठीक है सर, तो ये डिपार्टमेंट में आप डॉक्टर हैं, आपने क्या फूड साइंसेस में कुछ काम किया है? एनिमल एंड फूड साइंसेस में। अच्छा, तो ये आप इसमें हम ज़्यादा जो काम होगा वो एनालिटिकल होगा। जी ठीक है। उसमें एनालिसिस होगा, जैसे मेडिसिन्स में जितनी भी मेडिसिन है वो ह्यूमन की हो, वेटनरी की हो। वैक्सीन टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में। जी ऐसा ही है, वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है। फिर कॉस्मेटिक लोकल भी बन रहे हैं, इंपोर्ट भी हो रहे हैं। जी ठीक है। कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है और अब हम इससे टेस्टिंग, यहाँ टेस्टिंग इस इदारे का अप्रूवल जरूरी है। हाँ जी। सर आपके पास फिर आपको इसका मतलब एक स्ट्रेंथ चाहिए होगी जो डॉक्टर्स की, जो टेक्नीशियंस की, बिल्कुल और एक यानी कि एक चीज़, एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। जो लोग ये पढ़ रहे हैं, फूड साइंसेस में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी होगी, जो वेटनरी में कर रहे हैं उनके लिए भी होगी। ऐसा है? ऐसा है बिल्कुल। कोई हम अभी हमने टॉप 8 पोजीशंस एडवर्टाइज़ की हैं और कोई 270 पोजीशंस और एडवर्टाइज होने जा रही हैं, जिनका पहले टेस्ट होंगे फिर हो गया। और ये सारे बहुत अहम लोग होंगे। जी बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि उनका फिर जैसे हायर कम करेंगे, अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो फायर भी हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा करेंगे सर आप, क्योंकि उनका वो सारा सिस्टम इनबिल्ट ऐसा है कि इन लैब्स को हमने इंटरनेशनली एक्रेडिटेड करना है। जी ठीक है। उसके लिए बंदे की जो प्रोफिशेंसी टेस्टिंग है कि उसको एक अननोन केमिकल दिया, उसने टेस्ट सही परफॉर्म कर लिया, ठीक है। 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस में अगर वो नहीं परफॉर्म कर सका तो वो फारग है। आपको इसमें जो हैं केमिकल इंजीनियर्स, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें केमिस्ट्री के लोग हैं, बायोटेक्नोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, फार्मास्यूटिकल साइंसेस के, एग्रीकल्चर साइंसेस के। हमारे डोमेन में जैसे मैंने अर्ज़ किया मेडिसिन्स हैं, फिर फूड सारा है, उसमें रॉ मटेरियल भी है और फिनिश फूड है। बिल्कुल ठीक है। फिर फूड फॉर इंस्टेंस आप मीट है या एग्स हैं या मिल्क सारा है, आपके पास आएगा और स्टैंडर्ड चेक हो। उससे पीछे भी हम जाएंगे कि फीड जो जानवरों को दी जा रही है, फीड की टेस्टिंग भी हम करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ इसको सुन के कि चलें हम अच्छा खाना खाएंगे। अच्छा, मेरे पास जो वजह है आपके पास यहाँ इंटरव्यू करने आने के लिए, मैं अखबार में आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हम जो खाना खाते हैं, अशिया खुर्दनोश जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी सब स्टैंडर्ड है और उस वजह से पाकिस्तान में बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसा है सर? ऐसा बिल्कुल। देखें, दुनिया में आजकल जो सबसे अहम कंसर्न है वो फूड सेफ्टी है। और हमें ये जितनी कैंसर आ रहा है, आपने भी जब कोई 30 साल पहले की बात सुने तो कभी कहीं कोई कैंसर का पेशेंट होता था। अभी तो हमारे करीबी, अभी आपके हर फैमिली में अनफॉर्चुनेटली नियर एंड डियर्स में कैंसर आ रहा है। जी आ रहा है। तो हम कितने कैंसर अस्पताल बनाएंगे? हमें देखना होगा कि कैंसर आ कहाँ से रहा है। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हम फीड से शुरू हुए। अगर खुदा न खास्ता फीड में टॉक्सिन्स हैं, एनिमल खाता है, एनिमल के वो मिल्क में टॉक्सिन जाती हैं, उसके मीट में टॉक्सिन जाती हैं, हम खाते हैं तो वो हमारे लिवर को डैमेज करती हैं और कैंसर काज करती हैं। सर, तो पूरी चीज़ बात की, दूध से स्टार्ट। हाँ जी। दूध का अब इतने तो जानवर हैं ही नहीं कि पूरे पाकिस्तान को दूध मिल सके। तो दूध तो मिल रहा है। दूध मिल रहा है। हाँ जी। ये कैसे आ रहा है दूध? उसमें पाउडर मिल्क भी इंपोर्ट हो रहा है, सिंथेटिक का। अब तो आप ये देखें ना जी कि आपने फूड अथॉरिटी बनी, तो फूड अथॉरिटी ने रिमार्केबल काम किया। बिल्कुल। उससे पहले क्या हो रहा था हमारे पता ही नहीं था हमारे। अब वो फूड अथॉरिटी का भी एक जो जनरल टेस्ट थे वो करते थे, हम अब एडवांस टेस्टिंग में जा रहे हैं। ठीक है। एडवांस टेस्टिंग भी वो करेंगे जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज है। मेरी ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है और ये इस वक्त सबसे अहम सवाल यही है। हमारे मुल्क में हम बीमारियों से लड़ रहे हैं, हम दवाइयों पे इतने पैसे खर्च करते हैं, तो दवाइयों पे पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा ख्याल कर लें कि जो आपको सफाई, जो आपको खाना परोस रहा है, जो आपको खाना खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों खा रहे हैं, और वो खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या चीज़, सादा खाना खा लें, थोड़ा खा लें, लेकिन साफ़ सुथरा खाएं। अगर वो साफ़ सुथरा खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी सेहत बेहतर रहेगी। बाकी जो अल्लाह का हुक्म आए, चल के डी साहब से और बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
सर ये इतना सारा करने के बाद क्या दूध की अगर मैं सिर्फ दूध पे बात करूं उसकी कीमत नहीं बढ़ जाएगी? क्योंकि खालिस दूध का क्या कि हमें जहां पर 150 में भी बिकता है और एक 300 रुपये में भी बिकता है। ऐसी बात नहीं है। आप देखें ओवर द ईयर्स दूध अच्छा प्रोड्यूस करने वाले बेशुमार इन्वेस्टमेंट हुई है। जी ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 10,000 कैटल वाले फार्म, 8,000, 6, 4, 2,000 और वो डायरेक्ट फार्म से कंज्यूमर को आ रहा है। अगर क्वालिटी की चीज़ें आएंगी उसकी मार्केट है, इन्वेस्टर भी आएगा, उसे पता है कि मेरा मुकाबला एक सब स्टैंडर्ड के साथ नहीं है। तो जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो कीमतें नीचे आएंगी। बिल्कुल ठीक है। अभी तो एक ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, अभी सिर्फ आपका कोई 10% है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, 90% ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है। जब जो ऑर्गेनाइज नहीं है वो बेच रहा है, जिस वो बेच रहा है। देखे ना जी, आपने दूध लिया, खुला दूध लिया, उसको आप कैसे ट्रेस करेंगे कि ये इसका प्रोड्यूस कहाँ हुआ, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है? जब तक वो पैक नहीं होगा, उसका नाम नहीं होगा, उसकी कोई अथेंटिसिटी या उसकी कोई ओनरशिप नहीं होगी, उसको आप चेक नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन चेक करने के लिए भी ये दुनिया में एक आपने बड़ा आते इंटरेस्टिंग सवाल किया था कि आप होम डिपार्टमेंट के साथ क्यों हैं? जी। दुनिया में जो जितनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है ना, वो एक न्यूट्रल प्लेस पे होती है। जी ठीक है। मेडिसिन के सैंपल्स लेने वाले और हैं, वो हमारे पास आएंगे। हमारे भी हमने लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तावन से। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो सैंपल एनालिसिस करेगा उससे कोई पता नहीं है कि ये सैंपल कहाँ किसका है। जी ठीक है। रिज़ल्ट बनाने वाले को नहीं पता, वो उसकी डिकोडिंग होगी। जी ठीक है। ताकि किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ना उस डिपार्टमेंट का हो जिसने कलेक्शन की है, ना एनालिसिस करने वाले का हो, तो ट्रांसपेरेंसी होगी। और सर ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर अभी आपने दूध का जिक्र किया, अब दूध से थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे पता है कि सर दूध में बड़ी परेशानियां हैं, दूध हम बच्चों को भी पिलाते हैं, बच्चों को हम डब्बे का दूध पिलाते हैं। हाँ जी। डब्बे का दूध सेफ़ है? अगर वो ठीक है तो सेफ़ है। ठीक कैसे है सर? अच्छा देखें ना, हम इसीलिए इधर आए हैं ना। जी सर। कि ठीक कैसे है सर? ठीक कैसे है कि उसमें खुदा न खास्ता कोई टॉक्सिन्स का सोर्स तो नहीं है, उसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, उसमें कोई उसकी शेल्फ लाइफ के बढ़ाने के लिए। सर आप फूड साइंटिस्ट हैं, ये डब्बे का दूध जो हम पीते हैं सर, ये न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू अच्छी होती है कि हम पी सकें? देखें, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो उसकी सारी वैल्यू चेन उसकी अपनी है, अपने फार्म्स पे उनका क्वालिटी इंश्योरेंस का टेस्ट है, तो वो बेहतरीन है। ठीक है। अगर फ्रेश मिल्क भी उस आपका चेक नहीं है, उसने पहले ही बाल्टी में पानी डाला हुआ है तो फिर वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा अगली बात आपने की, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ रहा है। हाँ जी। यहाँ हमारे मुल्क में बहुत बढ़ता जा रहा है औरतों में, और उसका रीज़न चिकन है क्या? नहीं सर, चिकन को हम ब्लेम नहीं कर सकते। जी ठीक है। ये अच्छा फिर जितना चिकन को क्वालिटी फीड मिलती है ना, हमें नहीं मिलती। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उधर उनका पैसा लगा होता है। ठीक है। कि अगर उसने उसको ना कोई स्टीरॉइड्स पे तो नहीं होता? नहीं, स्टीरॉइड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो चिकन हम खा रहे हैं ना, ये वही चिकन है जो दुनिया में सब लोग खाते हैं। ये चिकन की 5 कंपनीज़ हैं ब्रॉयलर की, ये जिनकी ये इन्वेंशन है या जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। और इसका जो ग्रोथ है उसकी वजह उसकी ना फीड है ना स्टीरॉइड है, इसका ग्रोथ की वजह इसकी जेनेटिक्स है। ठीक है। उन्होंने थ्रू सिलेक्शन वो ऐसा चिकन पे काम, जो आज से 10 साल बाद आना ना चिकन, उस पर भी आज काम हो रहा है। ठीक है। पहले वो उन्होंने स्टार्ट किया जी कि वेट गेन कैसा हो, फिर उसका जी कि डिज़ीज़ प्रिवेंशन क्या हो, फिर उसके कट्स क्या। कुछ मार्केट्स हैं जहाँ ब्रेस्ट मीट ज़्यादा चाहिए, उसके मुताबिक वो सिलेक्शन करते हैं। तो वो जो यूएस में चिकन खा रहे हैं या यूरोप में खा रहे हैं, वही ब्रीड उनके ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक इधर है, आगे पेरेंट फ्लॉक है, आगे कमर्शियल है। तो चिकन जो है जो अब हम खाते हैं, हाँ, ये न्यूट्रिशनली देखा जाए इसमें ग़िज़ाइयत पूरी है? इसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल वही है। ये देसी चिकन की सिलेक्शन से इस
यहाँ तक पहुँचा है। जो आप कहेंगे उसकी टेंडरनेस है, देसी चिकन जो है वो 3 महीने एंटीबायोटिक नहीं दिए जाते। एंटीबायोटिक लोग देते हैं, उसको चेक बाज़ दफ़ा अगर वो बीमार होता है तो उसको एंटीबायोटिक देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या ह्यूमन में आना वो नहीं होना चाहिए। यही तो इसीलिए तो हम इधर बैठे हैं कि ये जो फूड सेफ्टी के चीज़ें हैं या एंटीबायोटिक रेजिड्यूज़ हैं, इस एंटीबायोटिक देना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका विड्रावल टाइम है। अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको आप 1 हफ्ते के बाद उसको स्लाटर करेंगे, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई नहीं करता है, वो हमारी फूड चेन में एंटीबायोटिक्स अगर आ रहे हैं तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस काज करते हैं, फिर हम हमारे उससे बिल्कुल रेजिस्टेंस काज करते हैं और आपको बीमारियां आती हैं। ये हमने सुना, हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, भी कुछ लोगों ने भी बताया कि ये औरतों में जो जल्दी जो हो जाता है, उनकी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है और बच्चियां जो सी हैं वो वक्त से पहले बड़ी हो जाती हैं, ये चिकन की वजह से। नहीं, ऐसा कोई इसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोनल इसमें इंजेक्ट किया जाता है। देखें, हार्मोन ना कोई मार्केट में अवेलेबल है, ना कोई ऐसा प्रोसीजर है, ना कोई दुनिया में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसकी जो ग्रोथ है इसकी जेनेटिक्स की वजह से। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि मुर्गी जो हमारे मुल्क में बिक रही है वो सेफ़ है, क्योंकि आपने कहा कि सब स्टैंडर्ड है, और ठंडी मुर्गी की आपने बात की थी अपने इंटरव्यू में भी कि ठंडी मुर्गी जो सी है वो नहीं। देखें, ये मार्केट में हर तरह के लोग हैं। हाँ। जो मेल प्रैक्टिस करता है, हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये मुर्गी ठीक है, ये मुर्गी ठीक नहीं है? हम कैसे उसको कर सकते हैं? देखें, अगर तो वो हेल्दी है, ठीक है, फिर तो उसका कोई हमें तो कटी हुई नज़र आई ना, मार्केट में गए तो कटी हुई पड़ी। हाँ जी, उसमें अगर कोई डिज़ीज़ है ना तो उसके डिज़ीज़ के लीजन्स होते हैं बॉडी पे, उसके कोई एक तो फिज़िकल अपीयरेंस से पता चलता है। फिर अगर खुदा न खास्ता जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक उसे दिए हुए हैं तो उसका फिर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग हम कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी नहीं हो रही। हम तो वहाँ रेट पे लिखा हुआ देखते हैं कि यहाँ पर मुर्गी 250 रुपये किलो बिक रही है, मार्केट में 350 बिक रही है, तो हमने तो कहना यार इधर सस्ती बिक रही है और उसकी दुकान पर रश है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली मुर्गी का जो सेलिंग है ना वो वर्स्ट है। अगर आप इनके फार्म जाके देखें, एनवायरमेंटल कंट्रोल हाउसिंग है, पानी इनका रिवर्स ऑस्मोसिस और फिल्टर्ड वाटर है, सारा कुछ है, लेकिन फार्म से बाहर निकलते हैं, उनकी गाड़ियाँ एनवायरमेंटल कंट्रोल नहीं है, और जो जिसमें वो ज़िबा करके डालता है वो जरासीम का घर है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कंटेमिनेशन, यानी कि उसने जिस बाल्टी में डाला वो बाल्टी भी कंटेमिनेटेड है उसमें, और वो सारा कंटेमिनेशन। अब ये जहाँ पर बंदा ये काट रहा है, मुर्गी काट रहा है, खून फेंक रहा है नीचे, और वो चीज़ें, इसका इम्प्रूव होना बहुत अहम है। जहाँ पर स्लॉटरिंग हो रही है, ये बहुत अहम है। तो ये गरीब मोहल्लों में तो स्लॉटरिंग ही ऐसे करते हैं, उन्होंने मुर्गी पिंजरे में रखी होती है, वहाँ बू आ रही होती है, बू के बाद एक बर्तन पड़ा होता है जिसमें वो काटता और फेंक देता है। ये गलत है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। इससे हमें नुकसान क्या होगा? हमें नुकसान है को जो कंटेमिनेशन हो रही है ना जरासीम की, वो कंटेमिनेशन अगर हम ये ब्रेस्ट कैंसर को कैसे? अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर का इससे डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर जो हम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ आ रहे हैं, जो हम टॉक्सिन्स के रेजिड्यूज़ आ रहे हैं, मेडिसिन आ रही हैं, और बेशुमार कैंसर जो हमारे फंगस की वजह से, और वो ग्रेन्स में भी है, नट्स में भी है। नट्स में भी है? हाँ, नट्स में भी। आप ये जो हम ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट में अगर फंगस है तो वो ये जो आपका मिर्चें हैं उसमें भी माइकोटॉक्सिन्स आती हैं, अगर वो प्रॉपरली उसमें मॉइस्चर ड्राई नहीं है और उसको आपने कर लिया। मसालों में भी हैं, नट्स में भी हैं, और ये आप खा गए तो वो आपके लिवर को डैमेज करता है, टॉक्सिन बन जाती है, उससे फिर कैंसर। क्योंकि कैंसर इटसेल्फ इज अ फंगस से बनती है टॉक्सिन्स, माइकोटॉक्सिन्स उसे कहते हैं। हाँ। टॉक्सिन जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। टॉक्सिन कैंसर कॉज करते हैं। आपका बयान जो था यही वाला जो आप मैंने आपके इंटरव्यू में सुना कि हम सब स्टैंडर्ड फूड खाते हैं। कैसे सब स्टैंडर्ड खाते हैं? सब स्टैंडर्ड खाते हैं फूड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से।
अच्छा। ये एक स्टैटिस्टिक्स है कि कोई हमारे 45% लोग सब स्टैंडर्ड फूड खा रहे हैं हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में 45%। हाँ जी, इतनी बीमारियाँ आपको फूड पॉइजनिंग्स और उसकी फूड सेफ्टी के बैक्टीरियल कंटेमिनेशंस के जो हम ये पैकेट का फूड खाते हैं, अब बड़े लोग जिनसे वो पैकेट का फूड खाते हैं कि जी चलो पैकेट सेफ है, इज इट सेफ? क्या ये सेफ? अगर उसकी हैंडलिंग सही की गई है, सही टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो फिर तो सेफ है, प्रोसेसिंग सही है फिर तो सेफ है। प्रोसेस्ड मीट के बारे में सुना था कैंसर कॉज करता है, प्रोसेस्ड मीट जिसकी हम वो नगेट्स खाते हैं या चीज़ें खाते हैं, वो टिक्कियाँ बनी होती हैं वो खाते हैं, नहीं ऐसी सॉसेजेस खाते हैं, नहीं ऐसी कोई प्रोसेस्ड मीट सेहत के लिए ठीक है? प्रोसेस मीट अगर वो प्रॉपरली कोल्ड चेन में रखा है तो फिर उसका कोई इशू नहीं है। इशू उसमें आता है अगर वो हमारे जैसे गर्मियों में मौसम है, फ्रिज ख़राब हो गई और वो बाहर पड़ा रह गया तो वो फूड पॉइजनिंग काज करती हैं ये चीज़ें। अच्छा, एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये आपने कहा कि ये प्रोसेस मीट इस तरह नहीं करता, शुगर डायबिटीज़ बहुत बढ़ती जा रही है सर। शुगर पाकिस्तान में अब हम दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए। उसके ना काफ़ी सारे वजूहात हैं। एक तो टेंशन जो है ना, उससे एड्रेनलिन रिलीज़ होती है और वो डायरेक्टली रिलेटेड है शुगर, आपके एंजाइम हार्मोन सारे वो इफ़ेक्ट करती है। ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिलसिला शुगर है। फिर हमारी जो खुराक है, हैबिट्स हैं, हेल्दी। कैसी खुराक डायबिटीज़ कॉज करती है? मैंने सुना है कि वो खुराक जैसे चीनी है, वो चीनी हम खाते हैं, रिफाइंड चीनी खाते हैं जिसके ऊपर सफ़ेद वो बिल्कुल जिसके फाइबर निकाल दिए जाएं तो वो कॉज करती है शुगर। वो भी शुगर आप इंटेक ज़्यादा करेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मैदा भी शुगर कॉज मैदा भी देखिए, आपको फाइबरस फूड और फूड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिक्स फूड सारे, उसमें आप वेजिटेबल भी हो, फ्रूट भी हो, मीट भी हो। और डिपेंडिंग मेरे जैसे बंदे को अगर आप मैदा और शुगर और देंगे और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी तो डेट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ और वो कंज्यूम नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। अब पाकिस्तान के अंदर स्पेशली हमारे लाहौर शहर के अंदर हमारे पास बहुत सारे फूड सेलिंग पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मछली लगी हुई है, जहाँ मछली का सीज़न आ गया है, जहाँ पे वो लगी हुई है, क्या कहते हैं, बारबेक्यू लगा हुआ है और पता नहीं क्या क्या खाने बिक रहे हैं। ये सब ठीक है? सब स्टैंडर्ड ठीक है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्टैंडर्ड में सब ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर। यानी कि हमें सर, हम पहचान कैसे सकते हैं कि ये कैसे ठीक है? इसमें देखें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो अवेयरनेस और ट्रेनिंग है। जी ठीक है। हमारा जो फूड का वर्कर है ना, उसकी ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट। उससे पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। और क्या होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर वॉशरूम गया तो हाथ धोए। हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, मतलब ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि जिसकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जो कंटेमिनेशंस जो फिर वो फूड चेन में आता है ना, ये तो आप देखें ना, फूड अथॉरिटी ने ये पहनाए थे कोई किए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। चलिए सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी, नाइस आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। सर मैं तो यही परेशान हो रहा था कि जब मैंने वो आपका इंटरव्यू स्पेशली देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो बीमारियाँ कॉज करती हैं वो सिर्फ हाइजीन करती है। सर फूड सेफ्टी जो है ना वो सबसे अहम है आज। सर मेरी नेक तमन्नाएं और सर दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। साहब की आपने बातें सुन ली। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें हम यहाँ खा पी रहे हैं, जिस तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये साफ़ होनी चाहिए। ये मेक श्योर किसने करना है? अथॉरिटी ने करना है। अथॉरिटी हर जगह पहुँच नहीं पाएगी। अथॉरिटी एजेंसी है वो हर जगह जाके चेक नहीं कर पाएगी। वो चेक कौन करेगा? आप और मैं करेंगे। कैसे करेंगे? आपको पता है कि चीज़ साफ़ होनी चाहिए। हम खाना खाने जाते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो जो खाना सर्व कर रहा है उसको एक दफ़ा देखें ज़रूर
कि वो बंदा साफ़ सुथरा है। अब उन्होंने एक जो फूड अथॉरिटी है हमारे यहाँ पे, उन्होंने हेयर नेट बनाया गया है कि जो खाना पका रहा है वो हेयर नेट पहने। उसकी वजह क्या है कि उसके बाल आपके खाने में ना गिर जाएं। वो मास्क पहने, उसकी वजह क्या है कि अगर उसके हाथ गंदे हैं तो सर्विंग जो सी है वो उस मास्क उसे ग्लव्स से कर सके, वो ग्लव्स के साथ उसकी हाथों की गंदगी खाने को टच ना करे, इसलिए रखा गया। वो ग्लव्स इसलिए नहीं पहनाए जाते उसको कि वो ग्लव पहन के थड़े पे भी हाथ रख रहा है, उस ग्लव से खारिश भी कर रहा है, उस ग्लव को कहीं पे इस्तेमाल भी कर रहा है और उस ग्लव से जूती भी ठीक कर रहा है, फिर वो ग्लव उसने पहने हुए हैं और वो उससे खाना भी डाल रहा है। वो ग्लव उसके हाथों की हिफाजत के लिए नहीं है, वो ग्लव्स जो हैं वो खाने की हिफाजत के लिए हैं कि खाना अच्छे तरीके से खाने वाले तक पहुंच सके। उसके बाद मास्क पहनाया गया कि उसके मुंह से अगर थूक निकल रहा है, उसकी सांस से कोई बीमारी लगने का खतरा है, तो वो मास्क पहन के रखे, वो खाने तक ना पहुंच सके। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। हाथ उसके कंसील्ड है, उसने मास्क पहना हुआ है, उसने वो हेयर नेट पहना हुआ है, उससे उसकी जो उसकी गंदगी है या उसकी जो गलाजत है वो खाने तक ना जा सके, इसलिए ये मेक श्योर किया गया कि ऐसा हो। आप भी ये मेक श्योर कर लें कि जो आपको खाना परोस रहा है, सबसे पहले तो मेरा तो यही मानना होता है कि यार खाना जो बेहतरीन है वो आपके घर में आपकी माँ बनाएगी, आपकी बीवी बनाएगी, आपकी बहन बनाएगी, वो खाना अच्छा है, बेहतरीन है, आपके घर में पका हुआ है, आपको पता है कि उसके हाइजीन लेवल क्या है। लेकिन जो बाहर खाना बन रहा है वो कमर्शियल ग्रेड पे बन रहा है, बहुत सारे लोगों को सर्व होना है और वो लोग जो से वेटर हैं वो खाना उठा के दौड़ रहे होते हैं कि सोनू दे दो, उन्हें दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो। तो इस सारी दौड़ के अंदर वो खाना कंटेमिनेटेड हो सकता है। और थोड़ी सी लापरवाही, यानी कि हल्का सा भी आपने कहा कि चल ठीक है यार एनू रख लो खा लांगे, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और वो आपको तकलीफ पहुंचा सकता है और आपके लिए ऐसी बीमारी कॉज कर सकता है जिसका आपके लिए शायद इलाज भी मुमकिन ना हो सके और आप सारी उम्र उसी बीमारी से लड़ते लड़ते गुजर जाए। तो ऐसी बीमारी को घर में लाने से बेहतर है कि आप पहले एहतियात करें। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाता है कि पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है, पाकीज़गी को पसंद करता है। वो कहता है कि पाक साफ़ रहो। इवन नमाज के लिए भी जब वो अब जाते हैं अल्लाह ताला के आगे सर्वसुजूद होते हैं तो उसमें भी हम साफ़ होते हैं, अपने हाथों को साफ़ करते हैं। वज़ू एक बुनियादी हिस्सा है, यानी कि वज़ू के बगैर आपकी नमाज नहीं है, वज़ू के बगैर आपकी इबादत नहीं है। वज़ू यही सिखाता है आपको कि अपने आप को पाक साफ़ कर लें। अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है। तो जब आप अल्लाह ताला पाकी को पसंद करता है और आपको पाक साफ रहने का हुक्म देता है तो पाकी की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं सोचते कि ये नाखून कतरे हुए होने चाहिए, इनके अंदर मैल चला जाता है, वो मैल आपके खाने में जा सकता है और वो उस मैल के साथ पता नहीं क्या क्या आपके अंदर जा सकता है, आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर ऐसे लोगों को आप खाने के बिजनेस में आ चुके हुए हैं जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जी फलां रेडी दे होते, फलां जगह दे होते, इन सब से बचें। और स्पेशली मेरी दरख्वास्त उन फूड व्लॉगरों से भी है जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और वो जाके खाने की तारीफ करते हैं, बहुत आला, बहुत कमाल, बहुत ये, और खाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं। वो वहाँ जाके ये ज़रूर मेक श्योर किया करें, क्योंकि वो जाते हैं तो पैसे लेके वो कर देंगे या वो पैसे लेके कोई कहाँ वो उनकी मशहूरी कर देंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, खाने के साथ मत खेलें। खाने की तारीफ़ अगर आपने करनी है तो ये भी तारीफ़ करें और ये भी बताएं लोगों को जो वहाँ काम कर रहे हैं कि सफाई रखें। जिन लोग सर्व कर रहे हैं, जहाँ खाना पक रहा है, जो खाना बना रहा है वो तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, फिर जाके वो खाना आपकी टेबल पे आ रहा है। ये नहीं कि वो जो खाना लेके आ रहा है, जो खाना बना रहा है वो गंदगी लेके आ रहा है, उसके हाथ के नाखून कटे हुए नहीं है, उसके चेहरे पे मास्क नहीं है, उसने हेयर नेट नहीं पहना हुआ, या वो उसको पता नहीं है कि वो ये चीज़ें क्यों पहनता है, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, आपको पता, उसको पता नहीं है कि वो ग्लव्स क्यों पहनता है, उसको खाने की हाइजीन के बारे में पता नहीं है। ये तमाम चीज़ों को डिस्करेज करें। ये आप डिस्करेज करेंगे तो लोग बीमारियों से बचेंगे, लोगों को नुकसान नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे खाना खाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लोग जो उनसे अस्पतालों में चले जाते हैं, पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सब स्टैंडर्ड खाना खाने से मर भी चुके हैं और कईयों की जान जा चुकी है सिर्फ गंदा खाना खाने से, गंदगी खाने से। तो गंदगी आप किस तरह खाते हैं आपको मैंने बता दिया। ये मेक श्योर करें जहाँ भी खाना खाएं उसकी सफाई का मेयार ज़रूर देखें। अगर नीचे कीचड़ है, गंदगी है, वहाँ खाना मत खाएं, छोड़ दें उसको, ताकि उसको भी एहसास हो उसकी जो बिक्री लगी हुई है और वो लोगों को गंदगी और जहर बेच रहा है वो भी रुक जाए। ये जहर है, उसकी नौक उसकी, ये मत सोचिएगा कि रिस्क हलाल कमा रहा है, ये वो कमा रहा है, वो बिल्कुल रिस्क हलाल नहीं कमा रहा। अगर वो गंदगी खिला रहा है आपको, वो लोगों में जहर बांट रहा है, ऐसे लोगों को डिस्करेज करें। जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हाइजीन और सफाई सुथराई है क्या, उन लोगों से कभी खाना लेके ना खाएं, और ताकि उनको भी पता हो और वो भी ये ख्याल रखें कि अगर हम सफाई रखेंगे तो ये लोग खाना खाने आएंगे। इसका स्टार्ट आपने करना है। ये अथॉरिटियाँ बनती रहेंगी, अथॉरिटियाँ और आती रहेंगी, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले आपको एजुकेट होना ज़रूरी है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं जहाँ खाना खा रहा हूँ वो साफ़ खाना खा रहा हूँ, वहाँ जो खाना परोस रहा है वो सफाई का ख्याल रखता है, और जहाँ पर जो खाना मेरी टेबल पे आया है वो मेरी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है, ये ख्याल रखना आपने है। तो खाने से तमाम बीमारियाँ जो आप अपने अंदर डाल रहे हैं, इसी से तमाम बीमारियाँ फैलेंगी। सफाई निस्फ़ ईमान है।
अपने ईमान का हिस्सा बना लें सफाई को, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जगह नहीं होगी। हम दुनिया में घूमते फिरते हैं, हम सफाई को पसंद करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में कहीं भी गंदगी फैलाते हैं, कहीं भी गंद डालते हैं, कहीं भी थूकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर देते हैं। ऐसा मत करें। गंदगी फैलाएंगे ना तो ये दूसरों के लिए भी तकलीफ का बाइस बनेगी। खुद स्टार्ट करें अपने आप से सफाई को मेंटेन करना, सफाई को रखना, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान से बेहतर जगह नहीं है रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।